नमस्कार, स्वागत है आपका कुंवर क्लासेस में। आज हम जानेंगे RTE 2009 के बारे में, अर्थात निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट। यहाँ पर देखिए इसमें क्या प्रावधान है, तो सबसे पहले जानना जरूरी इसमें क्या है। इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है और किसके लिए ये है, बालकों के लिए। कौन सी एज आएगी इसमें, तो 6 से लेकर के 14 वर्ष। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान और एज अक्सर इसमें पूछी जाती है। कौन सी एज आएगी, तो 6 से 14 वर्ष तक के इसमें बालक आएंगे। अब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जो हमारा मूल संविधान है, तो मूल संविधान के निर्माण के समय जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने क्या बोला था कि संविधान निर्माण के 10 वर्ष के भीतर राज्य क्या व्यवस्था करेगा, 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, कहीं ना कहीं राज्य सरकारें इसे करने में असमर्थ रही और एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है बालकों का, वह शिक्षा से वंचित रह गया। इस कमी को पूरा करने के लिए दिसंबर 2002 में ठोस कदम उठाए गए। तो दिसंबर 2002 में एक संविधान संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन इसे कहा जाता है। तो दिसंबर 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया। संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, अनुच्छेद 21 का ए, चाहे तो आप क कह लीजिए। तो अनुच्छेद 21A में क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाएगी और इसे क्या बनाया गया, मौलिक अधिकार इसे बना दिया गया। तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा, बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा और इसे क्या बना दिया गया, यहाँ पर मौलिक अधिकार इसे बना दिया। अर्थात कोई भी व्यक्ति 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा को वंचित नहीं कर सकता है। यह पहला ऐसा एक संशोधन है कहिए, या पहला ऐसा विधेयक है जिसमें माता पिता के कर्तव्यों को भी उजागर किया गया। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करे, और यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य के द्वारा की जाएगी। अर्थात माता पिता तक अपने बालक को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं, चाहे इसका कोई भी कारण क्यों न हो। अब यहाँ देखिए कब बना, कब लागू हुआ, क्योंकि हम बोल रहे हैं अधिकार अधिनियम 2009 और यहाँ पर हमने बोल दिया 2002। तो इसके लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। दिसंबर 2002 में इस बात में संशोधन किया गया और इसके बाद क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो 20 जुलाई 2009 को यह क्या है, राज्यसभा में पारित किया गया। इसके बाद 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में पारित किया गया और फिर एक डेट आती है 26 अगस्त 2009। तो 26 अगस्त 2009 को इसको भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया और तत्कालीन राष्ट्रपति उस टाइम पे थी प्रतिभा देवी पाटिल जी, तो राष्ट्रपति के यहाँ पर हस्ताक्षर हो गए। इसके बाद अगर लागू होने की बात कहें तो 1 अप्रैल 2010 से ये क्या हुआ, भारत में या कहिए पूरे देश में यह लागू किया गया। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक राज्य ऐसा था J&K, इसने इसको लागू नहीं किया। तो जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे भारत में लागू हो गया। अब देखिए भारत इसको लागू करने वाला कौन सा देश था, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि भारत पहला देश था। तो भारत इसको लागू करने वाला 135वां देश था। अर्थात हमसे पहले क्या है, 134 देश इसको लागू कर चुके थे। तो इतनी लंबी लिस्ट बनाना और याद रखना भी मुश्किल है। तो यहाँ पर देखिए यदि पूछा जाता है कि पहला कौन सा देश था जिसने RTE को लागू किया था, तो यह था नॉर्वे। तो नॉर्वे ने क्या किया था, सबसे पहले RTE को अपने देश में लागू कराया था।
ये तो है आरटीई का इतिहास कि कब कैसे कैसे इसको लागू किया गया और कब ये पारित हुआ। आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राइट टू एजुकेशन, और कौन सी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी। तो यहाँ पर देखिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कह रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किस आयु वर्ग के बालकों को इसमें रखा गया है। 6 से 14 वर्ष आपको रखना है। जो मूल संविधान की बात की थी वहाँ पर 14 वर्ष तक के बालक कहे गए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की। अब यहाँ पर कुछ बेसिक बातें हैं जिनको लिखना अनिवार्य नहीं है, ऐसे आपको बताते हुए चलते हैं। देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है, यह तो आपको पता ही चल गया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। दूसरी बात इसमें क्या कही गई है, बहुत सारे ऐसे निर्धन परिवार के बच्चे होते हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अपनी निर्धनता के कारण नहीं पढ़ सकते हैं। तो आरटीई के एक्ट के तहत क्या कहा गया कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें निर्धन बच्चों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। तो प्राइवेट के ये या निजी विद्यालय कह लीजिए, तो प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं कहा जाता है, तो 25% सीटें किसके लिए, निर्धन बालकों के लिए आरक्षित कर दी गई। तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में 25% निर्धन बच्चे प्रवेश ले सकते हैं और जो इनकी फीस है उस फीस की भरपाई किसके द्वारा की जाएगी, सरकार के द्वारा वह की जाएगी। एक बात इसमें और कही गई है कि कोई भी बालक यदि किसी विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए जाता है तो वह क्या है, उसके पास यदि टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसको कहा जाता है वह यदि उसके पास नहीं है, किसी कारण से उपलब्ध नहीं है या कोई और कागज उसके इनकम्प्लीट है, तो कागजों के बेस पर कोई भी विद्यालय बालक को प्रवेश से नहीं रोक सकता है या वंचित नहीं कर सकता है। अर्थात विद्यालय को बालक को प्रवेश देना ही होगा, उसके बाद चाहे उसके कागजों की जो कार्यवाही है वह पूरी होती रहेगी। एक दूसरी बात इसमें क्या आती है, कोई बालक यदि किसी विद्यालय में पढ़ता है और वहां से अपनी टीसी लेना चाहता है तो वह विद्यालय बालक को टीसी देने से नहीं रोक सकता है। यदि बालक चाहे तो कभी भी अपनी टीसी लेकर के किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश ले सकता है। एक बात हमारी स्कूलों की अक्सर कही जाती है कि बोल देते हैं कि हमारी 31 जुलाई तक हमारी ये प्रवेश की अंतिम डेट है, लास्ट डेट है, उसके बाद हम प्रवेश नहीं देंगे। तो आरटीई में साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी बालक यदि निर्धारित तिथि के बाद विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आता है तो विद्यालय को उस बालक को प्रवेश देना होगा। यह नहीं है कि हमारी प्रवेश तिथि समाप्त हो गई है, अब हम आपके बालक को प्रवेश नहीं देंगे। तो इसको भी आरटीई ने स्पष्ट कर दिया है कि उस बालक के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता है। आप देखिए इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु आते हैं, उन बिंदुओं को भी यहाँ पर लेकर के चलते हैं कि इसमें एक बताया गया है कि छात्र और शिक्षकों का अनुपात कितना होगा, विद्यालय का दायरा बालक के घर से कितनी दूरी पर होगा, कितने कार्य दिवस होंगे, कितने कार्य घंटे होंगे, इन सब के बारे में चर्चा करते हुए यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या है, 7 अध्याय हैं आरटीई में और 38 इसमें धाराएं हैं। अब मुख्य मुख्य चीजें चलते हुए चलते हैं। पहले तो देखिए 2 होते हैं, 6 से 14 वर्ष तक का जो बालक होगा वहां पर 2 स्तर आ जाते हैं, एक प्राथमिक स्तर, एक उच्च प्राथमिक स्तर। क्योंकि यदि यहाँ पर बालक को देखें तो यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चे आते हैं, तो उनके स्तर भी 2 हो जाते हैं, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर। तो यह भी आपको देखना है। उच्च प्राथमिक स्तर कहें तो 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे आ जाएंगे, प्राथमिक स्तर कहेंगे तो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चे आएंगे। यहाँ पर एक अनुपात बताया गया है कि शिक्षक और छात्र किस अनुपात में होंगे, तो यहाँ पर शिक्षक और छात्र अनुपात क्या होगा, 1:30। अर्थात क्या है, 30 छात्रों के ऊपर एक जो शिक्षक है वो अनिवार्यता होंगे, कहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर। यहाँ यदि उच्च प्राथमिक स्तर पर देखें तो यह अनुपात क्या हो जाता है, 1:35। अर्थात 35 छात्रों पर एक शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य है। यही आगे चलेगा, 60 अगर यहाँ पर बच्चे होते हैं तो शिक्षक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ एक बोला जाता है यदि क्या है, छात्र 150 से अधिक होते हैं, तो 150 से अधिक होते हैं तो यहाँ पर क्या होंगे,
5 तो शिक्षक होंगे और 1 प्रधानाध्यापक। और यदि यहाँ पर जो छात्रों की संख्या से है 200 से अधिक अगर छात्रों की संख्या हो जाती है तो 200 से अधिक छात्र होने पर क्या होंगे, जो यह अनुपात है 40:1 से अधिक नहीं होगा, अधिक नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, एक चीज आपको याद रखनी है, प्रधानाध्यापक को छोड़कर, प्रधानाध्यापक को छोड़कर। कहने का अर्थ क्या है कि यदि किसी विद्यालय में 200 से अधिक छात्र हो जाते हैं तो उस विद्यालय में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होगा, 40 छात्रों पर 1 शिक्षक होंगे। इससे ज्यादा नहीं हो सकता कि 45 छात्र 50 छात्र उन पर भी 1 शिक्षक, ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ पर 1 प्रधानाध्यापक होने अनिवार्य है। यदि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:35 अर्थात 35 छात्रों पर 1 शिक्षक होने अनिवार्य है। 100 से अधिक छात्र होने पर, 100 से अधिक छात्रों पर क्या है, 1 पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक। तो यहाँ लिख लेंगे 1 पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक। ये क्या है, विद्यालय के मान एवं मानक हैं। विद्यालय के यदि मान एवं मानक किसमें तय किए गए हैं तो ये धारा 19 के अंतर्गत मान और मानक तय किए गए हैं। यदि पूछा जाता है कि छात्र शिक्षक अनुपात किस धारा में बताए गए हैं तो ये धारा 25 में आते हैं, छात्रों और शिक्षकों का अनुपात। अभी बाद में हम लिखाते हुए चलेंगे, आप इसको याद भी रखिए। तो क्या बोला गया है, 100 से अधिक छात्र होने पर 1 पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक। अब एक चीज यहाँ पर बताई गई है कि प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार होगा। किस प्रकार होगा, एक तो सामाजिक विज्ञान अर्थात सामाजिक विज्ञान के लिए या सामाजिक विषय के लिए 1 शिक्षक का होना अनिवार्य है। दूसरी बात, विज्ञान एवं गणित के लिए 1 शिक्षक का होना अनिवार्य है, विज्ञान एवं गणित। और तीसरी बात क्या है, यहाँ पर भाषा के लिए भी 1 शिक्षक का होना अनिवार्य है। अर्थात क्या है, हर कक्षा में सामाजिक विषय के लिए 1 अध्यापक होंगे, विज्ञान और गणित के लिए भी 1 अध्यापक होंगे और भाषा के लिए भी 1 अध्यापक होंगे। कौन सी कक्षा में, उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 तक। अब आरटीई ने एक विद्यालय का दायरा भी यहाँ पर फिक्स कर दिया है कि कितने किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर क्या है, बालक के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक के घर से 3 किलोमीटर के दायरे पर विद्यालय होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं विद्यालय, और विद्यालय कितना है, 1 किलोमीटर के दायरे पर। यहाँ यदि बात की जाए कि विद्यालय कितनी दूरी पर होना चाहिए तो यहाँ पर विद्यालय कितना है, 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक बात क्या की गई है कि जो आरटीई है, आरटीई ने क्या बता रखा है, कोई भी अध्यापक क्या है, किसी भी बालक को शारीरिक रूप से दंड नहीं दे सकते हैं। तो बच्चों को क्या है, दंड देना क्या है, यहाँ पर अपराध है। और यह किसमें बताया गया है, धारा 17 में ये बता रखा है कि बालक को दंड नहीं दिया जा सकता है, बालक को दंड नहीं दिया जा सकता है। और यह किसमें बताया गया है, तो यह धारा 17 में ये बात की गई है कि विद्यालय बालक को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं देंगे और उसका मानसिक शोषण भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक धारा और आती है यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण है, धारा 28। तो धारा 28 में क्या कहा गया है कि कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेंगे। तो किसमें बताया गया है, धारा 28 में। तो यहाँ लिख लेते हैं शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेंगे। और किसमें कहा गया है, तो एक धारा आती है, धारा 28 में बोला है शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेंगे। शिक्षक और छात्र अनुपात किसमें बता रखा है बोलेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है, शिक्षक और छात्र अनुपात, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं, यह आपको याद रखनी जरूरी है। तो यह धारा 25 में, और ये बता दिया प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेंगे 28 में।
विद्यालय के मान एवं मानक अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि मान और मानक किसमें तय किए गए हैं, तो धारा 19 के अंतर्गत विद्यालय के मान और मानक तय किए गए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है SMC, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि SMC का अध्यक्ष कौन होता है। तो SMC की फुल फॉर्म जानते हैं सबसे पहले, यहाँ पर है SMC। इसको बोला जाता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और यहाँ पर पूछा जाता है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो अक्सर छात्रों का आंसर हो जाता है कि शिक्षक इसका जो है अध्यक्ष होता है। लेकिन यहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अभिभावक अर्थात पेरेंट्स यहाँ पर क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होते हैं। यदि इसमें सदस्यों की संख्या पूछी जाती है कि SMC में कितने सदस्य होते हैं, तो 16 सदस्य होते हैं। यहाँ पर मीटिंग की अगर बात की जाएगी कि इनकी बैठक कब होती है, तो 1 माह के भीतर इनकी बैठक करनी आवश्यक है। आगे इसमें शिक्षकों के बारे में भी कुछ मानक तय किए गए हैं। जैसे शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। तो शिक्षकों के लिए एक सप्ताह में जो घंटे निर्धारित किए गए हैं वो कितने हैं, 45 घंटे। तो यहाँ पर लिखते हैं एक सप्ताह में घंटे, तो कितने घंटे कार्य करना अनिवार्य है, 45 घंटे। यह शिक्षकों के लिए एक सप्ताह के घंटे हैं। यदि एक पूरे शैक्षिक सत्र की बात करें तो एक शैक्षिक सत्र में प्राथमिक के लिए अलग है, उच्च प्राथमिक के लिए अलग है। तो एक पूरे शैक्षिक सत्र में प्राथमिक स्तर पर क्या है, शिक्षकों को कितने कार्य दिवस आवश्यक हैं, 200 तो कार्य दिवस होने आवश्यक हैं और 800 घंटे। वहीं उच्च प्राथमिक की बात करें तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, कार्य दिवस हो जाएंगे 220 और घंटे हो जाते हैं वहाँ पर 1000 घंटे। तो यहाँ पर लिखते हैं एक शैक्षिक सत्र में कार्य दिवस और घंटे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कितने कितने हैं। तो एक शैक्षिक सत्र में दोनों की ही बात कर लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर अर्थात 1 से 5 तक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात 6 से 8 तक। तो दोनों पर ही देख लेते हैं। यहाँ पर जो कार्य दिवस होंगे, ये कार्य दिवस कितने होंगे, 200 तो कार्य दिवस होंगे यहाँ पर। और यदि घंटे बात की जाएगी तो यहाँ पर कितने घंटे होंगे, 800 घंटे। उच्च प्राथमिक स्तर पर देखें तो यहाँ देखिए कार्य दिवस कितने होने आवश्यक हैं, ये आ जाएंगे 220 कार्य दिवस। और घंटे की अगर यहाँ पर बात की जाएगी तो घंटे कितने हो जाएंगे, 1000 घंटे। यह शिक्षकों के लिए मानक तय किया गया है। यदि इसमें पूछा जाता है कि एक दिन में एक शिक्षक को कितने घंटे कार्य करना अनिवार्य है, तो प्राथमिक स्तर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक दिन में एक शिक्षक को कम से कम 4 घंटे कार्य करना अनिवार्य है। वहीं अगर उच्च प्राथमिक की बात करें तो यहाँ पर एक शिक्षक को एक दिन में कम से कम 4.5 घंटे कार्य करना अनिवार्य है।